भारत सरकार एक के बाद एक देश से और क्षेत्रीय संगठनों से उनके साथ मुक्त व्यापार संधि कर रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। उसमें अनेक प्रकार के समझौते हो रहे हैं। एक एफटीए है जिसका हमें नाम पता है, मुक्त व्यापार संधि है, कि एक दूसरे के देश में वस्तुओं का आयात निर्यात होगा, उस पर कोई ड्यूटी नहीं होगी, ये उसका मुख्य बिंदु रहता है। दूसरा है सेसा, CECA, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बृहत्तर आर्थिक सहयोग संधि। तीसरा है CEPA, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बृहत्तर आर्थिक सहभागिता समझौता। तो सरकार पिछले सालों में बहुत ज़्यादा सक्रिय हुई है और जापान के साथ हुआ, सिंगापुर के साथ हुआ, दक्षिण कोरिया के साथ हुआ, मलेशिया के साथ हुआ, थाईलैंड के साथ हुआ, एशियन कंट्रीज़ के साथ हुआ, और अभी यूरोपियन इकोनॉमी, यूरोपियन यूनियन, यूरोप के सारे देश, और इफ्टा, यूरोप के 4 देश अलग से संगठित है, तो उनके साथ भी ये दौर चल रहा है कि ये व्यापार समझौते जल्दी हो। इसके व्यापक परिणाम है। मैंने इस विषय को इसलिए उठा रहा हूँ कि ये देश के लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है और इस पर सरकार कैसे बर्ताव कर रही है। इसके दूरगामी परिणाम है, क्योंकि आने वाले 40-50 साल इसके परिणाम होते रहेंगे। विकास की गति पर, खेती पर, किसानों पर, रोजगार पर, आयात और निर्यात पर। सबसे दुखद और भर्त्सना करने लायक जो बात है कि किसी से भी चर्चा न करते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। आपको ताज्जुब होगा, कैबिनेट को भी पता नहीं है। कैबिनेट में भी यह मुक्त व्यापार समझौते की चर्चा नहीं हो रही है, संसद में नहीं हो रही है, विपक्षी दलों के साथ नहीं हो रही है। राज्यों की विषय है, खेती और हेल्थ, कृषि और आरोग्य, लेकिन राज्यों के साथ चर्चा नहीं हो रही है। जिन पर प्रभाव पड़ने वाला है उनके साथ चर्चा नहीं हो रही है। तो न मंत्रिमंडल में, न संसद में, न विपक्षियों से, न राज्यों से, न संबंधित वर्गों से चर्चा हो रही है। और बिना चर्चा एक टर्क नाम का एक, मैं उसका भी आपको जेरॉक्स दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही यानी एक ही जगह ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस कमिटी, टर्क, इसमें कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल के है, यानी नौकरशाह ज़्यादा है, प्रधानमंत्री के नियुक्त बॉडी है, और बस वही है, कैबिनेट भी नहीं है। और इन्होंने जिस तरह के समझौते किए हैं वो इतने महत्वपूर्ण है कि देश को, अशोक इसके भी जरा झिरक्स निकलना है। और इसलिए यूपीए सरकार का ये काम यूनिलैटरल है, अनअकाउंटेबल है और इसलिए अनएक्सेप्टेबल है। एक तरफा हो रही कार्रवाई अनुत्तरदायी है और इसलिए अस्वीकार्य है। एक और खतरनाक पहलू इसका है जो समझना चाहिए। अरुण जेटली जब एनडीए के ज़माने में व्यापार मंत्री थे तो वाणिज्य मंत्रालय में वो, उन्होंने जब दोहा राउंड हुई थी तो सारे विकसनशील देशों की एक एकता बनाने में भी उनकी भूमिका रही। लेकिन जाने के पहले उन्होंने सभी दलों से परामर्श किया था, संसद में चर्चा हुई थी, देश की एक भूमिका बनाई थी और एक बड़ा संगठन किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोहा राउंड में सिंगापुर इश्यूज, जिसे सिंगापुर मुद्दे कहते हैं, दीज आर द सिंगापुर इश्यूज विच वेर अगेंस्ट द डेवलपिंग नेशंस, उसको निकाल बाहर करने में सफलता मिली और हमारी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ी, हमारी सौदा करने की क्षमता बढ़ी। लेकिन ये सब खो रही है सरकार, क्योंकि चूंकि आपको पता है कि WTO इज ए मल्टीलैटरल अरेंजमेंट
और इसमें कोई न्याय व्यवस्था हो सकती है। अब वो खत्म करके विकसित देशों को जैसे ही पता चला तो विकसित देशों ने नई अपनाई नीति कि दोहा राउंड रहने दो वही के वही, और आगे चले एक एक देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके। और इसका बलि भारत भी हो रहा है। और ये केवल हम नहीं कह रहे, ये इस साल का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें भी ये कहा है कि ये बहुत ही गलत है। और इसमें खुद ऑन द न्यू फ्रेंजी इन बायलैटरल एग्रीमेंट्स ऑन पेज 186 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2011 उन्होंने कहा है कि इन सम केसेस द बेनिफिट्स टू द पार्टनर कंट्रीज आर मच मोर with net gains of incremental export from India being small or negative. FTAs also lead to a new type of inverted duty structure. यानी करों की प्रणाली को बिगाड़ता है, और this acts as a disincentive to local manufacturing which is not competitive against FTA imports. तो हमारी 4 आपत्तियां हैं। पहली कि जो अरुण जेटली जी के समय में जो WTO में हमें बार्गेनिंग पावर मिली थी उसको हमने खो दिया है। राज्यों के विषय पर केंद्र सरकार उनको बिना पूछे समझौते कर रही है। यह संघीय प्रणाली का उसका उल्लंघन है। और ये पूरी प्रक्रिया अपारदर्शी तरीके से है, क्योंकि न संसद में न कैबिनेट में बहस है। और इसके जो इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज सरकार ने किए हैं उसको भी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। उसके जो मसौदे हैं वो भी सार्वजनिक नहीं है। यानी WTO में मसौदे और सब कुछ सार्वजनिक था, उस पर लोग अध्ययन करके अपनी बात रख सकते थे। यहाँ तो कुछ नहीं है। और इसलिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है, 4 मांगे हैं हमारी। पहली, इतने सारे FTAs हो रहे हैं उस पर तुरंत सर्वदलीय बैठक की जाए, क्योंकि ये केवल कांग्रेस का मामला नहीं है, ये प्रधानमंत्री का अकेले का मामला नहीं है। देश को 50 साल के लिए आप गिरवी रख रहे हो, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसका जांच करने का अधिकार हर एक को है। और इसलिए तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाए। संसद के मानसून सत्र में इस पर पूरी बहस करनी चाहिए। अभी मानसून सत्र जुलाई में शुरू होगा, उसके पहले EU का समझौता न करे। और EU का समझौता के बारे में भी जो कुछ हमारी जानकारी है हम रखेंगे, संसद में इसकी बहस होनी चाहिए। और संसद की अनुमति ऐसे सारे समझौतों को जरूरी होगी। इस तरह का कानून नया लाना चाहिए। ये एक अधूरा काम छूट गया है जो सरकार ने इतने सालों में नहीं किया, वो उनको करना चाहिए कि all the legislatures, all the international agreements must be subjected to the parliament approval, which is the practice in EU even. यानी जिस यूरोपियन यूनियन के साथ हम कर रहे, पिछले सप्ताह उनका प्रतिनिधिमंडल हमें यहाँ मिला था, तो वहाँ तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, लेकिन यहाँ पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। तो ये कानून तुरंत बनाना चाहिए। और चौथी मांग है कि EU के साथ जो समझौता हो रहा है, जिसकी चर्चा अभी जारी है, उसके सारे मसौदे और उसके सारे जो अध्ययन है वो सारे सार्वजनिक किए जाए, ताकि देश की जनता अपनी बात भी रख सके। और ये होना चाहिए, यह हमारी भूमिका है इसमें। यह हमने इसके बारे में मैंने विस्तार से एक 1.5 पेज का प्रेस हैंडआउट भी दिया है। तकनीकी विषय होगा, लगेगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हारे हमारे सबकी पीढ़ियों तक परिणाम करने वाले ये समझौते पर्दे के पीछे हो रहे। लोकतंत्र का तकाजा है कि जनता के सामने खुलकर बात हो, लेकिन यहाँ जनता से छुपाकर सारे समझौते हो रहे। और इसलिए आज हमने सोचा कि आज ये आपत्तियां दर्ज करें। दूसरी एक बात है जिसका अभी ये 2-3 बातों पर मैं टिप्पणी करूंगा, जिसका हैंडआउट नहीं है। पहले तो 2 दिन से खुलासा हो रहा है, और गुजरात के बेस्ट बेकरी केस में शेख यास्मीन बानू, इसने एक नया हलफनामा मुंबई उच्च न्यायालय में दायर किया है।
उस उच्च न्यायालय में उन्होंने पूरी कहानी लिखी है कि उसको तीस्ता सेतलवाड़ द्वारा कैसे उकसाया गया, कैसे पढ़ाया गया, कैसे झूठ का पुलिंदा रच के उसका एक हलफनामा तैयार किया गया और उसके साक्ष्य और विटनेस के आधार पर ही कैसे काम हुआ। तो ये सब बातें उसमें लिखी है और इसलिए अब ये उजागर हो गया कि बेनकाब हो गए तीस्ता सेटलवाड़ एंड कंपनी, कि किस तरह से झूठ का मुकदमा कोर्ट के सामने कैसे झूठे गवाह पेश कर रहे हैं, इसका पर्दाफाश हो गया। और ये पहला नहीं है, ये तीसरा वाकया है। 3 लोगों ने आज तक किया है हलफनामे कि भैया हमसे दबाव में तीस्ता सेटलवाड़ और उनके साथियों ने हमसे दबाव में काम किया। जो उनका पूर्व साथी था वो भी बगावत हो गया और उसने भी कह डाला। तो ये जो सब हो रहा है गुजरात को टारगेट करके, नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के हेतु से, जानबूझकर 10 साल कोर्ट को भी भ्रमित करने का जिन्होंने अपराध किया है, हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट भी इसका संज्ञान लेगा। और अब हम पूछना चाहते कि कहाँ गए वो ह्यूमन राइट्स वाले जो हर मौके पर सोहराबुद्दीन की बात आई तो तुरंत बयानबाजी करते हैं। अब इस हलफनामे पर वो शेख यास्मीन बानू के हलफनामे पर चुप क्यों है? Why they are keeping silent on this very important new affidavit by Sheikh Yasmin Banu in the Base Bakery case, in which she has revealed that how she was influenced, coerced and duress, under duress how she was made to say what was not true. And this was done by Tista Setlva and her colleagues. And now this is the third revelation of how these NGOs, in the name of giving justice, are actually fabricating and falsifying the whole episode in Gujarat. And that is why we condemn them, and we also ask those who always issue statements on all such occasions, why they are now keeping mum. That's my one comment. आज सत्य साई बाबा की तबीयत के बारे में चिंताजनक होने की बात आ रही है। हम चाहते हैं कि उनको जल्दी रिकवरी हो और उनको स्वास्थ्य का लाभ। मेरे तरफ से इतना ही है। I'll just in 1 minute give the brief of what essentially I said on FTS, because I didn't give anything in English. Essentially, government is in a frenzy to enter into free trade agreements and all other economic cooperation treaties with many countries. They have already concluded treaties with more than 10 countries, including ASEAN, Thailand, Malaysia, Korea, Japan, and now they are under last stage of negotiation with European Union and IFTA.